हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द येट अनदर सेशन। आज की क्लास में हम लोग पूरा कंप्लीट रिवीजन, पावर पैक रिवीजन करने वाले हैं। हायर परचेज चैप्टर का सीएमए इंटरमीडिएट वाले बच्चों के लिए है बस ये वाला एक्सक्लूसिव रिवीजन, जहां पर गारंटी दे सकता हूं, गारंटी दे सकता हूं ये रिवीजन करने के बाद तुमको मजा नहीं आया तब फिर बात करना। कमेंट सेक्शन में अपनी भावनाएं लिखोगे रिवीजन खत्म होने के बाद, अब भी प्रॉमिस करो तभी रिवीजन में आने दूंगा। क्या भैया यूट्यूब में अपलोड कर दियो वीडियो, अब तो मैं आ रहा हूँ नहीं आ रहा हूँ आपके हाथ में थोड़ी है। अच्छा ठीक है, लाइक तो कर दो, फिर कमेंट सेक्शन बताना मजा आया कि नहीं आया। चलो भाई, पावरफुल रिवीजन होने वाला है। हायर परचेज का सारे कॉन्सेप्ट्स कवर करूंगा, काउंटिंग कवर करूंगा, सीएमए एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे होंगे। तो सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय हायर परचेज? तो हायर, हायर करना मतलब रेंट में लेके जाना चीज को, परचेज मतलब खरीदना। भैया हाउ इट इज पॉसिबल कि एक चीज को आप रेंट में भी लेके जा रहे हो और एक चीज को आप परचेज भी कर रहे हो एट द सेम टाइम? तो बेटा इसलिए तो कॉन्सेप्ट है, हाइब्रिड कैटेगरी है ये, कि आप एक चीज को खरीद भी रहे हो बट एट द सेम टाइम उस चीज को रेंट पे भी लेके जा रहे हो। कैसे? आप कोई सामान परचेस करके आ रहे हो ईएमआई पे, तो आपने वो कार परचेस करनी है, आपने वो फोन परचेस करना है, आपने वो घर परचेस करना है, आपने वो फ्लैट परचेस करना है, आप कुछ भी परचेस कर रहे हो और अगर वो सामान आप पेमेंट इंस्टॉलमेंट में कर रहे हो, जैसे मान लो आईफोन ले लेते हैं, आईफोन का एग्जांपल, अच्छा महंगा फोन है, तो तुम आईफोन का 20,000 रुपए डाउन पेमेंट कर दिए, मतलब 20,000 रुपए तुम तुरंत दे दिए खरीदते टाइम और फोन को घर ले आए, पर हर महीने तुम्हारे अकाउंट से 3-3, 4-4 हजार रुपए कट रहा है, तो दैट इज नोन एज हायर परचेज। तुमको पता है जब तक पूरी इंस्टॉलमेंट्स तुम पे ना कर दो वो फोन तुम्हारे नाम पर है ही नहीं, वो फोन उस बंदे के नाम पर है जिससे तुमने फाइनेंस करवाया। जैसे कि कॉमनली कुछ कुछ कंपनियां एचडीएफसी वगैरह या फिर ये सब फाइनेंस की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, तो अभी वो फोन एचडीएफसी का है, एचडीएफसी उधर एप्पल को फुल पेमेंट कर देगी, इधर से एचडीएफसी तुम्हारे अकाउंट से हर महीने विद इंटरेस्ट मतलब वो तुम्हारा 1 लाख का आईफोन और महंगा हो जाएगा क्योंकि तुमसे इंटरेस्ट भी लिया जाएगा, विद इंटरेस्ट तुमसे पैसे काटती जाएगी और कुछ 1-2 साल में वो फोन तुम्हारा हो जाएगा। जब तुम्हारा इंस्टॉलमेंट खत्म होगा तब तक नया आईफोन भी आ चुका होगा। तो पॉइंट ये है कि हायर परचेज का मतलब सिर्फ ये होता है। तो देखो मैंने यहाँ पर सिंपली लिखा है, ये देखो, हायर परचेजर होता है एक बंदा जो खरीद रहा होता है और हायर वेंडर एक बंदा होता है जो बेच रहा होता है। तो अब हमारे यहाँ पर फाइनेंशियर को इन्वॉल्व नहीं किया है, हम यही मान के चलते कि हायर वेंडर खुद ही फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है इंस्टॉलमेंट की, ठीक है। तो हायर परचेजर डाउन पेमेंट करेगा हायर वेंडर को और हायर वेंडर गुड्स का पोजेशन ट्रांसफर कर देगा, पोजेशन ट्रांसफर कर देगा, ओनरशिप नहीं करेगा। फाउंडेशन में पढ़े थे ना, सोगा में पोजेशन ओनरशिप, इंटर में भी पढ़े होंगे, ठीक है। फिर इसके साथ साथ हायर परचेजर अब क्या क्या करेगा? हायर परचेजर भाई साहब इंटरेस्ट पे करेगा, इंटरेस्ट पे करेगा आउटस्टैंडिंग अमाउंट के ऊपर, साथ के साथ वो इंस्टॉलमेंट्स पे करेगा, रेगुलर इंस्टॉलमेंट मंथली भी हो सकती है, ईयरली भी हो सकती है, और वो गुड्स को यूज करेगा, इस्तेमाल वही करेगा क्योंकि पोजीशन उसके पास है। हायर वेंडर क्या करेगा भाई साहब? ये ओनर रहेगा, जब तक आखिरी इंस्टॉलमेंट ना पे हो जाए तब तक ये भाई साहब ओनर रहेंगे, ठीक है। इनको इंटरेस्ट रिसीव होगा हायर परचेजर के साइड से और पेमेंट मिलेगी इंस्टॉलमेंट पे इनको। आ रही है क्या बात समझ में? यस, डाउन पेमेंट के बाद। तो ये कुछ बेसिक सी बातें थी बेटा। कैश प्राइस और हायर परचेज प्राइस ये कुछ चीजें क्वेश्चन में फ्रीक्वेंटली यूज हो सकती है, तो मैंने यहाँ पर इसको स्पेशली हाईलाइट किया है। कैश प्राइस का मतलब होता है सेलिंग प्राइस ऑफ द गुड। लेट से आईफोन 1 लाख रुपए का है, तो 1 लाख रुपए इज द कैश प्राइस ऑफ आईफोन, बट आप जब उस पे इंटरेस्ट इंक्लूड कर दोगे, लेट से तुम्हारा टोटल 1 लाख का आईफोन था, लेकिन इंटरेस्ट मिलाते मिलाते, इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट मिलाते मिलाते 20,000 से बढ़ गया ये अमाउंट, और टोटल अमाउंट जो तुमने पे किया हायर वेंडर को 1,20,000 है, फ्रॉम 1 ईयर और 2 ईयर टाइम स्टैम्प जो भी था, 1 या 2 साल में तुमने टोटल 1,20,000 पे किया। तो क्या तुमने 1 लाख का आईफोन, 1 लाख की एमआरपी थी उसकी, 1,20,000 पे किया? यस। तो ये 1,20,000 रुपए हायर परचेज प्राइस कहलाता है। क्या कहलाता है? हायर परचेज प्राइस। मतलब जो भी तुम्हारा सेलिंग प्राइस है या फिर कैश प्राइस है उसमें तुम इंटरेस्ट का अमाउंट भी मिला लो। आ रही है बात समझ में? तो इसको बोलते हैं हायर परचेज प्राइस। मतलब एक होता है ये सेलिंग प्राइस, इससे भी ऊपर, क्यों? क्योंकि इसमें कुछ इंटरेस्ट इंक्लूड हो जाएगा बिकॉज ऑफ इंस्टॉलमेंट पेमेंट, ठीक है। तो ये तुम्हारा बेसिक टर्मिनोलॉजी था, हायर परचेज का मीनिंग था। होप तो बच्चों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। 2 मिनट लगा हमको इसको समझने में। बाकी अब मैं बात करूंगा एक एक करके 5 अलग अलग क्वेश्चन के टाइप जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा अपने आप को ट्रिकी करता जाएगा, बस ये चीज हमको ध्यान में रखनी, हमको समझना है कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। तो क्वेश्चन टाइप नंबर 1, जहां पर आपको क्वेश्चन कैश प्राइस देगा प्यार से, आपको क्वेश्चन प्यार से रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बताएगा, इंस्टॉलमेंट का अमाउंट भी बताएगा, लेकिन इस इंस्टॉलमेंट के अमाउंट पे इंटरेस्ट नहीं होगा, मतलब ये आपका प्रिंसिपल वाला होगा। देखो हर इंस्टॉलमेंट में 2 पोर्शन होती है, समझना मेरी बात को ध्यान से। हर इंस्टॉलमेंट में आपकी 2 पोर्शन होती है, एक होता है तुम्हारा प्रिंसिपल और एक होता है तुम्हारा इंटरेस्ट। तो जब भी तुम
इंस्टॉलमेंट पे करोगे तो तुम उसमें एक पोर्शन प्रिंसिपल का पे कर रहे हो और एक पोर्शन उस इंटरेस्ट का पे कर रहे हो। आ रही क्या बात समझ में? यस। तो आपको क्वेश्चन क्या करेगा, इंस्टॉलमेंट का अमाउंट बता देगा बट उसमें इंटरेस्ट नहीं रहेगा, बेसिकली सिर्फ प्रिंसिपल का पोर्शन बता देगा इंस्टॉलमेंट के लिए। ऐसा आपसे क्वेश्चन करने वाला है। तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन के साथ एग्जाम्पल के साथ, मैंने सारी चीजों को एग्जाम्पल के साथ लिया। बच्चों मजा इसी में है, क्या है मजा इसी में, क्योंकि भैया ने एग्जांपल्स दे दिए हैं। तो कोई भी बात यहाँ पर इस बार ओरली नहीं चल रही होगी, हर चीज का एक प्रॉपर न्यूमेरिकल एग्जांपल है। अब क्वेश्चन आपको इसी प्रकार से आएगा एग्जाम में, बस घुमा घुमा के पूछेगा तो हम भी उसको घुमा घुमा के देंगे आंसर, और क्या। तो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों, कैश प्राइस 1,00,000 रुपए, हमने 20,000 की तो डाउन पेमेंट कर दी, यानी कि अब 80,000 रुपए हमको पे करना है, और ठीक है विद इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% का है और रिमेनिंग 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट 20,000 की देनी है हमको। समझना मेरी बात को ध्यान से, 1,00,000 का कैश प्राइस है, हमने 20,000 डाउन पेमेंट कर दिया, तो रिमेनिंग कितना हो गया, रिमेनिंग हो गया 1,00,000 माइनस 20,000, 80,000 स्टिल बचा हुआ है, पे करना है। इंस्टॉलमेंट क्या बोल रहा है 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट 20,000 की, इंस्टॉलमेंट 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट 20,000 की, 4 टू 80,000 रुपए। ओ माई गॉड, मतलब जितना रिमेनिंग था और जितना इंस्टॉलमेंट है दोनों सेम है, इंटरेस्ट कहाँ गया, वेयर इज द इंटरेस्ट? तो बेटा इंटरेस्ट अभी लगा ही नहीं है इसमें, अभी इंटरेस्ट लगा ही नहीं। तो आपको क्वेश्चन खुद नहीं बोलेगा चिल्ला चिल्ला के अभी इंटरेस्ट नहीं लगा है, इंटरेस्ट लगा लेना, नहीं, आपको खुद ही समझना है भाई साहब इंटरेस्ट नहीं लगा इसमें, क्योंकि रिमेनिंग अमाउंट और इंस्टॉलमेंट का अमाउंट दोनों सेम आ रहा है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं, इंटरेस्ट के बिना है ये क्वेश्चन, तब इंटरेस्ट हमें खुद लगाना पड़ेगा। तो देखो कार्यक्रम कुछ इस प्रकार से चलता है कि तुम्हारा पहला साल आएगा, दूसरा साल आएगा, तीसरा साल आएगा और चौथा साल आएगा, 4 साल का पीरियड होगा तुम्हारा। पहले साल बेटा, पहले साल तुम्हारा आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना होगा, तो 1,00,000 का कैश प्राइस था, 20,000 में डाउन पेमेंट दे चुका हूं, तो 80,000 मेरे पहले साल का आउटस्टैंडिंग बैलेंस होगा, 80,000। अब ये 80,000 में मैं निकाल लूंगा इंटरेस्ट का अमाउंट जो कि है 10% इस क्वेश्चन में, तो 80,000 का 10% हो जाएगा 8,000। अच्छा, और पहले इंस्टॉलमेंट में, पहले साल में जो मैं इंस्टॉलमेंट पे करने वाला हूं उसमें प्रिंसिपल कितना रहेगा, तो क्वेश्चन बोला है हर साल 20,000 दूंगा मैं, तो एक काम करो हर साल, वैसे प्रिंसिपल तो आप 20,000 लिख ही दो, क्योंकि हर साल जो प्रिंसिपल का पोर्शन रहेगा हर इंस्टॉलमेंट के अंदर, जो प्रिंसिपल का पोर्शन रहेगा वो तो क्वेश्चन खुद ही बता दिया 20,000 ही रहने वाला है हर साल, ठीक है। तो ये रहेगा 20,000। तो मेरे को फटाफट से बताओ, प्रिंसिपल 20,000, इंटरेस्ट 8,000, टोटल इंस्टॉलमेंट कितने की जाएगी इस साल, 28,000 की। सिंपली बोलूं तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल टू इंस्टॉलमेंट। क्लियर है? यस। नेक्स्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग बैलेंस कैसे आएगा भाई बच्चों, पहले साल 80,000 प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग था, क्या इस प्रिंसिपल का कुछ पोर्शन पे बैक हो चुका है? हाँ जी, कितना पोर्शन पे बैक हो चुका है फटाफट से देखो और बताओ। ये देखो 20,000 पे बैक हो चुका है, तो 80,000 माइनस 20,000, अब कितना प्रिंसिपल बचा हुआ है, अब बचा बेटा 60,000, तो अब ये दूसरे साल के आउटस्टैंडिंग में आ जाएगा 60,000। अब निकलेगा इस पे इंटरेस्ट। मेरे को एक बात बताओ, तुम लोन लेते हो, लोन लेते हो भैया? नहीं अभी नहीं लिए हैं, बाद में शायद ले, बिजनेस करेंगे तब लेंगे लोन, और क्या। तो बेटा लोन लेते हो तो लोन पे इंटरेस्ट जो हम देते हैं वो आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे देते हैं ना, हाँ जी। तो वैसे यहाँ पर भी जब हम लोग इंटरेस्ट पे करेंगे वो आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे करेंगे, तो 60,000 का अब निकलेगा 10%, 6,000, और मेरा इंस्टॉलमेंट कितने का बन जाएगा, 26,000 का। अगेन नेक्स्ट ईयर 60,000 में से 20,000 का प्रिंसिपल पे बैक हो चुका है, 20,000 का प्रिंसिपल इस वाली इंस्टॉलमेंट के साथ पे बैक हो चुका है, तो अब कितना बच जाएगा बच्चों, 40,000 बच जाएगा। अब निकलेगा 10% 40,000 का, तो ये आ जाएगा 4,000, इंस्टॉलमेंट बन जाएगी कितने की, 24,000 की, ठीक है। हर बार तुमको पता है इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल इज इक्वल टू इंस्टॉलमेंट का अमाउंट। नेक्स्ट, अब ये 40,000 में से 20,000 इस साल पे बैक हो गया प्रिंसिपल का, तो अब कितना प्रिंसिपल बचा है, लास्ट ईयर में 20,000 का प्रिंसिपल बचा है, तो अब इसका निकलेगा 10% 2,000, तो इन टोटल ये हो जाएगा कितना, 22,000। 20,000 प्रिंसिपल प्लस 2,000 इंटरेस्ट, 22,000 इज योर इंस्टॉलमेंट का अमाउंट। तो ये था बेटा तुम्हारा फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, इस प्रकार से तुमको देखने को मिलेगा एग्जाम में। क्वेश्चन किसी भी प्रकार की लैंग्वेज में लिखे, ये तुम्हारा टाइप 1 का क्वेश्चन है। मैं एक्सपेक्ट करूंगा फटाफट से आप इसे नोट डाउन कर लो, ठीक है बच्चों? यस भैया। चलो बेटा टाइप 2 में आ जाओ। टाइप 2 वाला क्वेश्चन आपको बोलता है कैश प्राइस आपको दिया रहेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया रहेगा, इंस्टॉलमेंट का अमाउंट भी दिया रहेगा। ओ माय गॉड, पर इसमें चेंजेस क्या है, इस बार इंस्टॉलमेंट आपको विद इंटरेस्ट बताएगी। अच्छा 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 अच्छा, बढ़िया 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 बढ़िया, फाइन 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 फाइन।
इस बार आपको इंस्टॉलमेंट कैसे बताएगी, इंटरेस्ट के साथ बता रही होगी। तो जब आपको बातें इंटरेस्ट के साथ हो रही होगी तो मेरे को एक बात बताओ फटाफट से, मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ। भैया आप हमें एक चीज दिखाना चाहते हो? यस बेटा, कैश प्राइस कितने का था, 80,000 का, डाउन पेमेंट 20,000 की हो गई, तो कितना बच गया रिमेनिंग बताओ। 80,000 माइनस 20,000 की डाउन पेमेंट, 60,000 हो गया बेटा आपका रिमेनिंग, हो गया रिमेनिंग, बच गया 60,000। तो 60,000 मेरे को प्रिंसिपल अभी रीपे करना है, पे करना है। अब मेरे को बोल रहा है क्वेश्चन 4 इंस्टॉलमेंट 20,000 ईच, तो इंस्टॉलमेंट कितने की हो रही है, 4 इंस्टॉलमेंट 20,000 ईच, तो ये बन रही है 80,000। फटाफट से बताओ रिमेनिंग और टोटल ऑफ इंस्टॉलमेंट्स दोनों में कुछ डिफरेंस आ रहा है। क्या डिफरेंस आ रहा है, 20,000 का डिफरेंस आ रहा है। कितने का डिफरेंस आ रहा है, 20,000 का डिफरेंस आ रहा है। तो बस यहीं पर क्या है तुम्हारा, यही तुम्हारा इंटरेस्ट है। 20,000 इज व्हाट योर इंटरेस्ट का अमाउंट। तो इस बार इंस्टॉलमेंट्स में इंटरेस्ट मिली हुई है, तो अब इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी। ये हो गया ईयर 1 2 3 4। आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना था बिगिनिंग में बेटा, 60,000 था। 80,000 माइनस 20,000, 60,000 तुम्हारा आउटस्टैंडिंग बैलेंस था। समझना, देखना कैसे करेंगे इसको। अब इस पे मैं निकालूंगा इंटरेस्ट 10% का, आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे इंटरेस्ट निकलता है। अब मुझे बताओ इंस्टॉलमेंट का अमाउंट कितना है। भैया इंस्टॉलमेंट का अमाउंट 20,000 पर हर साल है, और ये 20,000 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट है, मतलब ये 20,000 के अंदर प्रिंसिपल वाला पोर्शन भी है, इंटरेस्ट वाला पोर्शन भी है। तो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है बेटा 20,000। तो अब मेरे को एक फटाफट से एक बात बताओ, इंस्टॉलमेंट के दो टुकड़े हैं, एक टुकड़ा इंटरेस्ट है और एक टुकड़ा प्रिंसिपल है। अगर मेरे को इंटरेस्ट वाला टुकड़ा पता है, 20,000 में से अगर मेरे को इंटरेस्ट वाला टुकड़ा पता है, क्या मैं प्रिंसिपल वाला टुकड़ा निकाल सकता हूँ? यस, 20,000 इज इक्वल टू 6,000 प्लस पी, तो P इज इक्वल टू 20,000 माइनस 6,000, बेटा 14,000 आएगा, है ना। ये देखो ध्यान से देखो, प्रिंसिपल 14,000 प्लस इंटरेस्ट 6,000, टोटल इंस्टॉलमेंट कितने की बनी, 20,000 की बनी। तो इस बार आपको इंटरेस्ट पता था, इंस्टॉलमेंट पता था, प्रिंसिपल हमने निकाल लिया बैलेंसिंग फिगर। आ रही बात समझ में। अब मेरे को बताओ आउटस्टैंडिंग बैलेंस एट द एंड कितना आ जाएगा। तो बेटा एट द बिगिनिंग था 6,000, 14,000 का प्रिंसिपल पे बैक हो गया है, हमने अभी भी निकाला, तो 60,000 माइनस 14,000, तो ये आ जाएगा बेटा 46,000। तो दिस इज आउटस्टैंडिंग बैलेंस एट द एंड, और जो एंड है वही नेक्स्ट ईयर का बिगिनिंग है, तो यहां लिख दो 46,000। अब इस पे निकाल लूंगा मैं 4,600। इस साल भी इंस्टॉलमेंट 20,000 है बेटा, क्वेश्चन बोला है कांस्टेंट, हर साल 20,000 की इंस्टॉलमेंट है। अब इस इंस्टॉलमेंट में भी मेरे को इंस्टॉलमेंट का अमाउंट पता है, इंटरेस्ट का अमाउंट पता है, प्रिंसिपल बैलेंसिंग फिगर निकाल सकता हूँ क्या? यस, 20,000 माइनस 4,600, तो ये आ रहा है 15,400। तो इस बार 15,400 का प्रिंसिपल मेरा चला गया, तो 46 ओपनिंग था, 15,400 चला गया, 15,400 चला गया, तो बेटा 30,600 बच गया क्या? हाँ जी भैया, 30,600 का प्रिंसिपल बच गया। नेक्स्ट ईयर 30,600, तो 3060 इंटरेस्ट हो गया। इंस्टॉलमेंट इस साल भी 20,000 की, क्योंकि चारों साल इंस्टॉलमेंट तो बेटा 20,000 की है, क्वेश्चन ने बोल के रखा है ये चीज। अब इसमें भी मैं बैलेंसिंग फिगर निकाल सकता हूँ, प्रिंसिपल 3060, तो यह आ रहा है मेरा 20,000 माइनस 3060, तो यह आ रहा है 16,940। ठीक है, आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 30,600 साल के स्टार्टिंग में था, इसमें से माइनस कर देंगे 16,960, 940 सॉरी 16,940, तो दिस विल कम आउट 13,660। ठीक है, अब ये आउटस्टैंडिंग बैलेंस है एट द एंड, तो अब इसको हम लोग लेके आते हैं फिर से बिगिनिंग में अगले साल की। अब इसका 10% निकलेगा, ठीक है, नहीं अब 10% नहीं निकलेगा, सॉरी माई फॉल्ट। मेरे को एक बात बताओ, इंटरेस्ट का टोटल अमाउंट कितना था, फटाफट से सारे बच्चे बताएंगे, इंटरेस्ट का टोटल अमाउंट कितना था? हमने यहाँ पर निकाला था स्टार्टिंग में, कितना था, 20,000, 60,000 रिमेनिंग प्रिंसिपल था, 80,000 टोटल ऑफ इंस्टॉलमेंट्स था, तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो इंटरेस्ट है, तो 20,000 का इंटरेस्ट टोटल होना चाहिए। तो यहाँ पर टोटल इंटरेस्ट 20,000 आना चाहिए, जिसमें से 6,000 जा चुका है, 20,000 माइनस 6,000 जा चुका है, माइनस 4,600 जा चुका है, माइनस 3060 जा चुका है। तो कितना इंटरेस्ट अभी बचा है और देना, कितना इंटरेस्ट अभी बचा है, 6,340 का इंटरेस्ट अभी देना बचा हुआ है। आ रही है क्या बात समझ में? यस। अब इसको 20,000 से माइनस करो तो ऑटोमेटिकली 13,660 आ जाएगा, दिस इज ऑटोमेटिक कितना आ जाएगा, 13,660, और ये हो जाएगा ब्लैंक। देख लो खुद ही, इसको इससे माइनस करके देख लो, यही आएगा। जबकि मैं ये कैसे निकाला, ये मैं निकाला 20,000 माइनस दिस 3, क्योंकि मेरे 4 साल का टोटल इंटरेस्ट 20,000 आना चाहिए,
4 साल का मेरा टोटल इंटरेस्ट 20,000 आना चाहिए, तो 20,000 माइनस पहले साल, दूसरा साल, तीसरा साल, तो चौथा साल है वो आपको बैलेंसिंग फिगर निकालना है। आप लिख के रखो यहाँ पर लास्ट ईयर इंटरेस्ट इज गोइंग टू बी बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, अब क्योंकि ये रैंडम एग्जांपल था तो यहाँ पर तुम लोग को इंटरेस्ट का अमाउंट थोड़ा ज्यादा दिख रहा है, लेकिन तुम्हारा जो मेन क्वेश्चन रहेगा उसमें इंटरेस्ट का अमाउंट में भी कमी है, पर जो भी है हमको ऐसे ही निकाल के आना है। तो ये तुम्हारा टाइप 2 का क्वेश्चन रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। लास्ट ईयर का जो इंटरेस्ट रहेगा वो बैलेंसिंग फिगर निकालना। तुम्हारे पास टोटल इंटरेस्ट रहेगा, तुम्हारे पास लेट से 3 साल है तो 2 साल का इंटरेस्ट निकाल लोगे, तीसरे साल का बैलेंसिंग फिगर निकालना। 4 साल है तो 3 साल का इंटरेस्ट निकाल के चौथे साल का बैलेंसिंग फिगर निकालना। 5 साल है तो 4 साल का इंटरेस्ट निकाल के 5वें साल का बैलेंसिंग, मतलब लास्ट ईयर का हमेशा आप याद रखना आपको बैलेंसिंग फिगर निकालना है, और वो ऑटोमेटिक प्रिंसिपल से मैच कर जाएगा, ये आप टेंशन मत लो। तो ये टाइप 2 फटाफट से आप लोग नोट डाउन करो। ठीक है बच्चों, हाँ जी भैया, ये हो गया तुम्हारा बेटा टाइप 2। ठीक है, ध्यान से देख लो, समझो, हर टाइप को अलग अलग आपको अच्छे से समझना है। टाइप 1 क्या था, फिर से रिवाइज कराता हूँ। टाइप 1 में आपको इंस्टॉलमेंट का अमाउंट दिया रहेगा बट इंटरेस्ट नहीं रहेगा, तो हम खुद निकाल लेंगे। टाइप 2 में आपको इंस्टॉलमेंट का अमाउंट दिया रहेगा बस उसमें इंटरेस्ट मिला हुआ रहेगा, तो हम क्या करेंगे, वही आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस का यूज करके हम इंटरेस्ट का अमाउंट निकालेंगे और उसको बाइफरगेट करते जाएंगे, जो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है अप टू इंटरेस्ट और प्रिंसिपल, इंटरेस्ट प्रिंसिपल, इंटरेस्ट प्रिंसिपल, ऐसे करें, डांस करेंगे, डांस डांस डांस। ठीक है, चल बेटा टाइप 3 में आ जाओ, टाइप 3 में आ जाओ। तो टाइप 3 में आपको बेटा कैश प्राइस घुमा दिया आपका, ओ माय गॉड, कैश प्राइस गायब, खत्म। तो क्वेश्चन आपसे कैश प्राइस ही निकालने बोलेगा, कैश प्राइस गायब करेगा, बोलेगा कैश प्राइस निकाल दो, खत्म। रिटर्न ऑन रेट ऑफ इंटरेस्ट दे देगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बोल रहा था मैं, सॉरी, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे देगा, इंस्टॉलमेंट दे देगा आपको। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन का एग्जांपल देखो, डाउन पेमेंट आपकी देके रखी 50,000 की हमने की है, डाउन पेमेंट का कोई काम ही नहीं आएगा इस क्वेश्चन में। रेट ऑफ इंटरेस्ट हाँ लास्ट में काम आएगा कैश प्राइस निकालने के लिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट बता दिया और 3 साल का इंस्टॉलमेंट का अमाउंट दे दिया है, पहले साल का, दूसरे साल का, तीसरे साल का। अब समझना मेरी बात को ध्यान से, सुनोगे ध्यान से, हाँ जी। जैसे पिछला क्वेश्चन आप देखो एक बार ध्यान से, पिछला क्वेश्चन आप देखो एक बार ध्यान से, आपका इंस्टॉलमेंट का अमाउंट कितना है बेटा, 22,000 है, 22,000 इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ इस 22,000 में लास्ट ईयर में ये वर्क करेगा ना, देखना मैं अभी अभी प्रूफ कर रहा हूँ आपको हर चीज। इस 22,000 में कितना इंटरेस्ट और कितना प्रिंसिपल है बताओ, और आपको सिर्फ इतना बता दिया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 10% का है, कैसे निकालोगे? आप क्या करोगे, बोलोगे भैया ये 22,000 का इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है, इसके अंदर 10% का इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, तो अगर ये अमाउंट 100% था तो 100% में प्लस 10% हो गए, ये 110% पे है अभी, है ना। अगर ये प्रिंसिपल 100% था और इंटरेस्ट 10% था, तो अभी ये जो इंस्टॉलमेंट है ये इन टोटल 110% पे है ना। और मेरे को क्या करना है, इंटरेस्ट को और उसको अलग करना है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ अभी ये 110 पे है पर मुझे 10% वाला पोर्शन यानी इंटरेस्ट वाला पोर्शन अलग करना है इससे। तो 22,000 डिवाइडेड बाय 110 इंटू 10, तो ये बेटा आ गया 2,000। तो 2,000 इंटरेस्ट वाला पोर्शन है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि तुम लोगों को सबको ये चीज आती होगी, पर मैं फिर भी तुम लोगों को बता रहा हूँ क्योंकि रिवीजन है, ठीक है। तो मुझे तुम लोगों को हर चीज एक बार टच जरूर करानी है। ये देखो क्या ये हमारे इंटरेस्ट से एग्जैक्टली मैच किया, यस। तो क्या ये तरीका है इंटरेस्ट को और प्रिंसिपल को अलग करने का? हाँ जी, पर ये रिवर्स में जाएगा। पूछो क्यों रिवर्स में जाएगा? तुम ये सेम चीज ऊपर से नहीं कर सकते, जैसे ट्राई कर लो, चलो 28,000 दिया हुआ है क्या? हाँ, तो 28,000 इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है, इसको डिवाइड करो 110 से और मल्टीप्लाई करो 10 से, देखो नहीं आएगा इंटरेस्ट का अमाउंट। 28,000 डिवाइडेड बाय 110 इंटू 10, यार है बेटा 2545। क्यों ऐसा क्यों नहीं आ रहा है, समझना मेरी बात को ध्यान से। वो इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि लास्ट ईयर जो होता है आपका, लास्ट ईयर होता है, वहां पर आपका जो लास्ट प्रिंसिपल है वो जा रहा होता है, लास्ट टाइम आपका पूरा प्रिंसिपल जा रहा होता है। बट फर्स्ट ईयर में प्रिंसिपल आपका है और वो भी बचा भी हुआ है, 60,000 स्टिल बचा हुआ था। ये 28,000 तो सिर्फ उसका एक पोर्शन था। तो ये जो इंटरेस्ट लगा है, ये जो इंटरेस्ट लगा है वो 28,000 के पोर्शन में नहीं लगा है, 80,000 में लगा है, पर वो 80,000 यहाँ इंस्टॉलमेंट में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। ये जो 28,000 के अंदर जो इंटरेस्ट का अमाउंट है 8,000, पता है ना हमको 8,000 का अमाउंट है, ये 8,000 का जो इंटरेस्ट है वो 80,000 पे लगा है, पर क्या ये 80,000 यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है? क्या ये 80,000 यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है? नहीं हो रहा है। बट आखिरी साल में देखो, आखिरी साल में ये जो 2,000 रुपए इंटरेस्ट आया है वो 20,000 पे लगा है, क्या ये 20,000 इस इंस्टॉलमेंट में रिफ्लेक्ट हो रहा है? हाँ जी। तो जो लास्ट ईयर होता है वो आपका लास्ट इंस्टॉलमेंट होता है, तो इसलिए हम लोग जब करते हैं इस टाइप के कैलकुलेशन को तो हम लोग रिवर्स कैलकुलेशन करते हैं। कैसे? पिछले साल से आने वाला, मतलब थर्ड ईयर, सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर, अगर 4 साल है तो फोर्थ ईयर, थर्ड ईयर, सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर, इस प्रकार से इसको डील करते हैं। तो देखो यहाँ पर जैसे मेरे को इंस्टॉलमेंट का अमाउंट दिया हुआ है फर्स्ट ईयर का
सेकंड ईयर का, थर्ड ईयर का। तो मैं इस क्वेश्चन को उल्टा सॉल्व करूंगा, तो मैं लिखूंगा पहले थर्ड ईयर, फिर मैं लिखूंगा सेकंड ईयर, फिर मैं लिखूंगा अपना फर्स्ट ईयर। तो हेडिंग पढ़ते मेरे साथ साथ में। बोल रहा है आउटस्टैंडिंग बैलेंस आफ्टर पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट। तो जब आपने इंस्टॉलमेंट की पेमेंट कर दी उसके बाद आपका कितना आउटस्टैंडिंग बैलेंस हुआ, तो मेरे को बताओ आखिरी साल में इंस्टॉलमेंट पेमेंट के बाद कुछ बैलेंस बचा होगा? लास्ट ईयर है, इंस्टॉलमेंट पेमेंट कर दियो तो अब कोई बैलेंस बचा होगा? नहीं जी नहीं, तो ये तो डैश कर दो, ये तो कुछ होगा ही नहीं। इंस्टॉलमेंट कितने की दी है? तो आखिरी साल मैंने दी है 1,10,000 की इंस्टॉलमेंट। कितने की इंस्टॉलमेंट दी है? 1,10,000 की इंस्टॉलमेंट दी। आउटस्टैंडिंग बैलेंस बिफोर पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट पेमेंट के पहले कितना आउटस्टैंडिंग था? अरे भाई साहब इतना ही आउटस्टैंडिंग था, इतना ही आउटस्टैंडिंग था, यही तो इंस्टॉलमेंट पे करना था, तो इतना ही आउटस्टैंडिंग था, सेम था। ठीक है, बिफोर पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, तो जो इंस्टॉलमेंट पे करना है वही लिख दो सेम, क्योंकि आखिरी साल है। अब इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना होगा तो मैं अभी अभी तुमको बताया कैसे निकालना है। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% का है, तो कैसे निकालेंगे? 1,00,000 मैं यहां पर लिख देता हूं, जो भी आपका अमाउंट है उसको आपको मल्टीप्लाई करना है 10/110 से, है ना, 10/110, तो मेरा इंटरेस्ट वाला पोर्शन निकल जाएगा। कैसे, वो मैंने अभी भी एक्सप्लेन किया। तो 1,10,000 डिवाइडेड बाय 110 इंटू 10, तो ये आ गया बेटा 10,000। तो इंटरेस्ट आपका 10,000 है। तो अब सोचो इंस्टॉलमेंट के अंदर 10,000 का इंटरेस्ट है, इसका मतलब प्रिंसिपल कितने का होगा? 1,00,000 रुपए का। 1,10,000 है ना टोटल, तो 10,000 इसमें से इंटरेस्ट है, 1,00,000 इसमें से प्रिंसिपल है। तो आउटस्टैंडिंग बैलेंस एट द बिगिनिंग होगा 1,00,000। तो अब देखो रिवर्स कैलकुलेशन, देख रहे हो, आउटस्टैंडिंग बैलेंस, इस पे 10,000 का इंटरेस्ट निकला, तो क्या बना? आउटस्टैंडिंग बैलेंस बिफोर इंस्टॉलमेंट, बेसिकली इंस्टॉलमेंट बनी। देख रहे हो, रिवर्स कैलकुलेशन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? रिवर्स कैलकुलेशन। अब बताओ नेक्स्ट ईयर, सेकंड ईयर में आ जाओ, क्या बोल रहा है? आउटस्टैंडिंग बैलेंस आफ्टर पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट। मेरे को फटाफट से बताओ, अगले साल का ओपनिंग बैलेंस इस साल का क्लोजिंग बैलेंस होगा क्या? हाँ जी, तो वो 1,00,000 यहां पर आएगा, ये जो 1,00,000 है यहां पर आएगा। बोलो हाँ। हाँ, इस साल की इंस्टॉलमेंट कितने की थी? इस साल की इंस्टॉलमेंट थी 1,20,000 रुपए की, 1,20,000 रुपए की। अब मेरे को बताओ आउटस्टैंडिंग बैलेंस बिफोर पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट पेमेंट के जस्ट पहले कितना आउटस्टैंडिंग होगा? एक तो ये इंस्टॉलमेंट का अमाउंट आउटस्टैंडिंग होगा, और दूसरा ये जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है वो आउटस्टैंडिंग होगा, है ना, ये दोनों मिला के आउटस्टैंडिंग होगा ना 2,20,000। भैया पेमेंट, इंस्टॉलमेंट पेमेंट करने में जा रहा हूं, मैं पेमेंट करने जा रहा हूं, उसके जस्ट पहले मैंने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट से एक बार मोबाइल में खोल के देखी, तो मेरे को कितना आउटस्टैंडिंग दिखेगा? 2,20,000, जिसमें से 1,20,000 मैं पे करने जा रहा हूं और 1,00,000 मेरा नेक्स्ट ईयर का है। तो जस्ट बिफोर कितना आउटस्टैंडिंग होगा? 2,20,000 आउटस्टैंडिंग होगा। इस पे इंटरेस्ट निकालोगे तो 2,20,000 इंटू 10/110, 20,000 आएगा वैसे, यस ये आ गया 20,000, ठीक है 20,000। तो अब मेरे को बताओ आउटस्टैंडिंग बैलेंस बिगिनिंग में कितना होगा? 2,20,000 मेरा टोटल आउटस्टैंडिंग बैलेंस है बिफोर पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, इसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, इसमें से इंटरेस्ट हटा दो, तो इंटरेस्ट हटा दूंगा तो मेरा आउटस्टैंडिंग बैलेंस होगा 2,00,000। क्रॉस चेक कैसे कर सकते हो? ऐसे करो ना, ये देखो 2,00,000 का 10% 20,000 होता है, सही है। 1,00,000 का 10% 10,000 होता है, सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब ये 2,00,000 को लिख दो यहाँ पर, आउटस्टैंडिंग बैलेंस आफ्टर पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट। इस साल मैंने 1,30,000 की इंस्टॉलमेंट पे की है पहले साल, ये देखो मैं इंस्टॉलमेंट यहाँ से उठा रहा हूँ ना, तीसरा साल, दूसरा साल, पहला साल, पहले साल। तो आउटस्टैंडिंग बैलेंस बिफोर पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट कितना होगा? 3,30,000। ठीक है, इस पे भी इंटरेस्ट निकाल लो तो 30,000 आएगा। तो आउटस्टैंडिंग बैलेंस एट द बिगनिंग कितना होगा? 3,00,000 होगा। तो तभी तो 3,00,000 का 30%, 10% निकला 30,000। आ रही है बात समझ में? यस, तो ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होता है, रिवर्स कैलकुलेशन होता है। इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछेगा भाई भाई साहब कैश प्राइस बता दो हमको, तो कैश प्राइस बड़ा सिंपल है, प्रिंसिपल का अमाउंट प्लस आपका डाउन पेमेंट। इंटरेस्ट नहीं लेते ना कैश प्राइस में, तो प्रिंसिपल आपका कितना आ गया? 3,00,000 आ गया टोटल, इन टोटलिटी है ना, क्यूमुलेटिव है। आउटस्टैंडिंग बैलेंस एट द बिगिनिंग 3,00,000 का आउटस्टैंडिंग बैलेंस था, मतलब 3,00,000 जो था वो आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस था, प्लस डाउन पेमेंट हमने की 50,000 की, तो मेरा टोटल कैश प्राइस था 3.5 लाख रुपए का, जिसमें से 50,000 मैंने डाउन पेमेंट कर दी, 50,000 मैंने डाउन पेमेंट कर दी, और 3,00,000 मेरा आउटस्टैंडिंग था, जिसपे मैं हर साल क्या करते गया? इंटरेस्ट के साथ इंस्टॉलमेंट देता गया। देखो एक बार फटाफट से इसको, सॉरी मैं तो अटक ही गया था। हाँ भी, हाँ जी, देखो इसको एक बार फटाफट से, आई क्या बात समझ में तुम लोगों को? एक बार और बता देता हूँ मैं, लास्ट ईयर से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करना। लास्ट ईयर से हम इंटरेस्ट वाला पोर्शन हटाएंगे और प्रिंसिपल वाला पोर्शन ले लेंगे।
उस प्रिंसिपल वाले पोर्शन को, मैं इसका शॉर्टकट ट्रिक भी बताऊंगा ना अभी सॉल्व करने का, उस प्रिंसिपल वाले पोर्शन को हम लोगों को ऐड कर देना है नेक्स्ट ईयर, यानी कि उससे प्रीवियस ईयर की इंस्टॉलमेंट के साथ। तो मेरा टोटल आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर बनेगा, इसमें से भी इंटरेस्ट को हटाना है, फिर प्रिंसिपल मिल जाएगा इस साल का, फिर उसके पिछले साल जाओ, फिर इंस्टॉलमेंट के साथ उसको मिलाओ और फिर उसमें से इंटरेस्ट हटाओ। तो देखो इसकी शॉर्टकट ट्रिक क्या है। लास्ट ईयर था 1,10,000, ठीक है, इसको डिवाइड कर दो 110% से। क्यों? क्योंकि अभी ये 110% में है ना, 110% से क्यों डिवाइड कर रहा हूँ, इसलिए ये देखो 1,10,000 है, अगर 110% से डिवाइड करूंगा तो ये कुछ ऐसा होता है, इसका मतलब ये होता है डिवाइड बाय 110 इंटू 100। इससे क्या मेरे को डायरेक्टली प्रिंसिपल का अमाउंट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? डायरेक्टली जो प्रिंसिपल का अमाउंट है वो मिल जाएगा। तो 110%, तो ये मेरे को मिल गया 1 लाख। इसमें प्लस कर दो इंटरेस्ट पिछले साल की जो की थी, सॉरी इंस्टॉलमेंट जो पिछले साल की थी 1,20,000, तो ये 2,20,000 हो गया। फिर से इसको डिवाइड करो 110% से, तो ये आ रहा है 2 लाख। फिर इसमें प्लस करो 1,30,000 इससे पहले वाले साल की इंस्टॉलमेंट, तो ये 3,30,000 हो गया। फिर इसको डिवाइड करो 110% से, तो ये तुम्हारा 3 लाख आ गया डायरेक्टली क्या, आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस। तो अगर तुमको क्वेश्चन शॉर्ट में सॉल्व करना है, तुम्हारा एमसीक्यू टाइप में ये क्वेश्चन आ रहा है या शॉर्ट टाइप में क्वेश्चन आ रहा है, तो ऐसे हम लोग इसको फटाफट से सॉल्व कर सकते हैं। तो अब इसको नोट डाउन करो, टाइप 3 क्वेश्चन को अच्छे से नोट डाउन करना, समझ समझ के नोट डाउन करना, मेरे एरोस को देखना ध्यान से जो मैंने लगाए हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़े। यस भैया, जैसे जैसे टाइप आगे बढ़ते जा रहा है हमारा सस्पेंस बढ़ते जा रहा है। भैया मजा आ रहा है कि नहीं, बस इतना बता दो मेरे को, बाकी बातें बाद। मजा आ रहा है कि नहीं? भैया बहुत मजा आ रहा है, सब समझ में आ रहा है। बेटा कैश प्राइस आपको दिया रहेगा क्वेश्चन, रेट ऑफ इंटरेस्ट गायब कर रहा है क्वेश्चन यहाँ पर, और इंस्टॉलमेंट का अमाउंट देगा। अब तुम लोग बोलोगे भैया रेट ऑफ इंटरेस्ट की क्या जरूरत है, मेरे को सब तो दे दिया क्वेश्चन, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या करूंगा निकाल के? बेटा एंट्री पास करनी है, कुछ करना है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको जरूरत पड़ती है। प्लस इंस्टीट्यूट आपसे स्पेसिफिकली शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में पूछ सकते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल के बताओ। तो इसके लिए आपको अपने एफएम का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ता है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर वाला। होता क्या है देखो, इंटरप्रिटेशन कुछ इस प्रकार से होता है इस क्वेश्चन का कि आपको यहां पर कैश प्राइस पता है, बोलो जी हाँ, हाँ जी पता है कैश प्राइस, ठीक है, और आपको इंस्टॉलमेंट्स के अलग अलग अमाउंट पता है। तो आप क्या करोगे, आप इंस्टॉलमेंट्स की ना प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे यूजिंग डिफरेंट रेट्स, एस्टिमेटेड रेट्स करके। आप क्या निकालोगे? प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे, और जिस रेट में उन इंस्टॉलमेंट्स की प्रेजेंट वैल्यू आपकी कैश प्राइस के बराबर हो गई तो समझ जाना वही रेट ऑफ इंटरेस्ट है। क्योंकि एक्चुअल में क्या, इंस्टॉलमेंट हमारी फ्यूचर वैल्यूज है, तो उन फ्यूचर वैल्यूज का हम प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं, तो हमारे कैश प्राइस के बराबर आनी चाहिए। अगर आ गई तो बस यही रेट ऑफ इंटरेस्ट है, अदरवाइज नहीं है। फिर से दूसरा ट्राई करो, पर इतना सारा हम ट्राई नहीं कर सकते, इसलिए इसको करने का एक तरीका होता है, वो तरीका मैं आपको सिखाने वाला हूं। तो सबसे पहले देखो कैश प्राइस और डाउन पेमेंट। तो बताओ आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस कितना हो जाएगा? 2 लाख माइनस 40,000 में दे दिया हूं, तो मेरे को चाहिए 1,60,000। 1,60,000, तो जब मैं प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा इंस्टॉलमेंट्स की, इंस्टॉलमेंट मेरे को 4 दिए हुए, तो जब मैं 4 इंस्टॉलमेंट्स की प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा तो वो 1,60,000 के बराबर आनी चाहिए। आ रही है क्या बात समझ में? यस। तो ये देखो मैंने यहाँ पर टेबल आपको बना के दिया है। सबसे पहले मैं फटाफट से लिख लेता हूँ ईयर 1 2 3 4, इंस्टॉलमेंट्स 80 60 40 20। अब देखो तुमको रेट ऑफ इंटरेस्ट रैंडम लेना है, तो एक तो भाई यूनिवर्सल है, 10% लोग लेते ही लेते हैं। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर जिन बच्चों को निकालने नहीं आता है मैं सिखा देता हूं। आपको क्या करना है, अपने कैलकुलेटर में लिखो 1 डिवाइडेड बाय 1 पॉइंट, जो भी आपका परसेंटेज है, तो आपका परसेंटेज 10% है, तो 10% का मतलब क्या होता है? 10% का मतलब होता है 0.1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ऐसे लिख देता हूँ 1 प्लस जो भी आपका परसेंटेज क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो मेरे केस में 0.1 है, तो 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.1 दैट इज 1 डिवाइडेड बाय 1.1, ठीक है। तो ऐसे आपको करना है, कैलकुलेटर पे लिखो 1 डिवाइडेड बाय 1.1, तो यार आपका 0.909, तो पहले साल में लिखो 0.909, फिर इज इक्वल टू दबाओ, इज इक्वल टू दबाना और कुछ मत दबाना, 0.826, फिर इज इक्वल टू दबाओ 0.751, फिर इज इक्वल टू दबाओ 0.68, ऐसे निकालते हैं, ठीक है। और वैसे ही हम लोग यहाँ पर एक और इंटरेस्ट ले लेते हैं, लेट से चलो 14% ले लेते हैं, 14%। तो 14% अब कैसे निकलेगा मैं सिखा रहा हूँ। 14% कैसे निकलेगा? 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 14% का मतलब 14/100, तो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.14, 1 डिवाइड बाय 1.14, तो लिखो 1 डिवाइडेड बाय 1.14, तो ये आ रहा है 0.877 पहले साल का,
इज इक्वल टू, दूसरे साल का आ रहा है 769 इज इक्वल टू 675 इज इक्वल टू 592। ठीक है, तो ये तुम्हारा आ गया प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स, ऐसे निकालते हैं, ये तरीका तुम लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, एफएम में तुम पढ़े होगे। अब क्या करना है आपको, सिंपली इंस्टॉलमेंट के अमाउंट को इनके प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 80,000 इंटू 0.909, 80,000 इंटू 0.909 मेमोरी प्लस 60,000 इंटू 0.826 मेमोरी प्लस 40,000 इंटू 0.751 मेमोरी प्लस 20,000 इंटू 0.683 मेमोरी प्लस एमआरसी। तो ये आ रहा है बेटा, मैं टोटली लिख दे रहा है यहाँ पर 165,980। ठीक है, इंडिविजुअल नहीं लिख रहा हूँ, टोटली लिख रहा हूँ डायरेक्ट दोनों का। 80,000 इंटू 0.877 मेमोरी प्लस 60,000 इंटू 0.769 मेमोरी प्लस 40,000 इंटू 0.675 मेमोरी प्लस 20,000 इंटू 0.592 मेमोरी प्लस एमआरसी। तो यार है 155,140। तो अगर आप देखोगे ध्यान से तो 10% में निकालने से आपका आंसर ये देखो ज्यादा चले जा रहा है, और 14% निकालने से आपका आंसर कम चले जा रहा है। तो मेरे को एक बात समझ में आई, ये देखो क्या भैया, क्या बात समझ में आई आपको, ये आपका 1,60,000 है और 10% में आ रहा है 165,980। और 14% में 155,140। तो कुछ तो भी आपका आंसर 10 से 14 के बीच में है, इतना मेरे को समझ में आ गया। ये आपका 10%, ये आपका 14%। डिफरेंस कितना, यहां से यहां तक 4% का डिफरेंस है आपका। कितने का डिफरेंस है, 4% का डिफरेंस है। और ये 4% के डिफरेंस में अमाउंट कितना डिफर कर रहा है, यहां से यहां तक आपका अमाउंट कितना डिफर कर रहा है ये बताओ। तो ये हम निकाल लेते हैं 165,980 माइनस 155,140। तो ये बेटा 10,840। हम लोग को कुछ 12% के हिसाब से लेना चाहिए था, पर ठीक है, ठीक है, बहुत ज्यादा डिफरेंस मत लेना। ये देखो तो बेटा 4% के डिफरेंस के कारण 10,840 का डिफरेंस आ गया है। ठीक है, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, और यहां से यहां तक का कितना डिफरेंस है, यहां से यहां तक का कितना डिफरेंस है, ये बेटा 5,980। तो अब मैं लगा देता हूं प्रोपोर्शनल मेथड, कि अगर 4% का डिफरेंस आ रहा है 10,840 रुपीज के कारण, तो 5,980 का डिफरेंस के कारण कितने परसेंट का डिफरेंस आना चाहिए, प्रोपोर्शनेट मेथड डिवाइडेड बाय 10,840। तो ये आ रहा है 2.21 का डिफरेंस। ठीक है, 2.21 का डिफरेंस। अब समझ लो मेरे को इंटरेस्ट, एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, इंटरेस्ट का अमाउंट बढ़ेगा, इंटरेस्ट का अमाउंट जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे आपका जो कैश प्राइस होगा वो कम होते जाएगा। आ रही बात समझ में। तो ये देखो 1,65,980, जैसे जैसे इंटरेस्ट का अमाउंट बढ़ाओगे ये कम होते जाएगा, इंटरेस्ट का अमाउंट और बढ़ाओगे वो और कम होते जाएगा, दिख रहा है। तो यस, तो 2.21 और 10% से कुछ तो भी ऊपर है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% से कुछ तो भी ऊपर है। तो क्योंकि मैं ये वाले डिफरेंस को लेके सॉल्व किया हूं, ये वाले डिफरेंस को लेके सॉल्व किया, तो मेरा आंसर होगा 10 प्लस जो भी आपका डिफरेंस का अमाउंट आ रहा है, कितना आ रहा है वो 2.21 आ रहा है। इसको इंटरपोलेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंटरपोलेशन। तो ये आ रहा है 12.21%। तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 12.21। सॉरी मेरे पास जगह कम थी तो मैंने यहीं पर एडजस्ट करने की कोशिश की है सारी चीजों को, तो ये तुम लोग मैनेज कर लेना। तो फिर से बताता हूँ एक बार, आपका इन टोटल ये देखो समझना, आपका 10% से आ रहा है इतना अमाउंट आ रहा है प्रेजेंट वैल्यू, और 14% से इतना प्रेजेंट वैल्यू आ रहा है, पर मेरे को कुछ बीच में चाहिए 1,60,000। तो मैं देखा यहाँ पर कि भाई 4% का मैंने जो डिफरेंस लिया उसके कारण 10,840 का डिफरेंस आ रहा था, और यहां से यहां तक कितना डिफरेंस है, यहां से यहां तक डिफरेंस है 5,980 का। ठीक है, तो मैं यहाँ पर प्रोपोर्शनेट मेथड लगाया कि 4% का डिफरेंस के कारण 10,840 है, तो 5,980 का कितना, तो ये आया 2.21। फिर मैं क्या किया, क्योंकि 10% और इसके बीच में मैंने डिफरेंस निकाला है तो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ तो भी 10 से बड़ा है, 10 से कुछ तो भी बड़ा है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये हो गया 10 प्लस ये वाला जो मैंने निकाला 2.21, तो ये आ गया। एक काम करता हूँ उल्टा भी निकाल के दिखाता हूँ तुम लोगों को। ठीक है, हम एक बार उल्टे में भी करते हैं कैलकुलेशन, देखते हैं। एक पेज ही ले लेता हूं मैं, देखो 4% के लिए डिफरेंस है 10,840 का, तो यहां से यहां तक का डिफरेंस निकालो।
कितना आ रहा है 1,60,000 माइनस 1,55,140 आ रहा है 4860। 4860 तो 4860 के लिए कितना ये आ रहा है बेटा 1.79। कितना आ रहा है 1.79 आ रहा है। अब समझो, अब इस बार मेरे को उल्टा जाना है। अब इस बार मेरे को 14 से कुछ तो भी कम चाहिए ना रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहां आना है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करना पड़ेगा एक्सक्यूज मी। तो आप क्या करोगे इस बार 14 माइनस करोगे। 14 माइनस, पिछले बार मेरे को 10 से बड़ा चाहिए ना रेट ऑफ इंटरेस्ट, 10 के ऊपर जाना था तो 10 प्लस किया। यहां पर डिफरेंस कहां से लिया था मैं, 10 से इसके बीच में लिया था तो 10 प्लस, इसके कारण कितने का इंटरेस्ट का डिफरेंस आना चाहिए। इस बार 14 माइनस, इसके कारण कितने का डिफरेंस आना चाहिए। तो ये हो जाएगा 14 माइनस 1.79। 14 माइनस 1.79 तो ये आ रहा है 12.21% डॉट। तो देखिए डिफरेंस, बस तुमको ये ध्यान में रखना है कि तुम अगर 10 से 1,60,000 के बीच का डिफरेंस निकाल रहे हो 10% से, तो तुमको 10 प्लस करना है कुछ तो भी, क्योंकि तुमको इंटरेस्ट बढ़ाना है ना, अमाउंट कम करना है तो इंटरेस्ट बढ़ाना है। और अगर तुम 14 से जा रहे हो तो तुमको माइनस कर देना है, किसी भी साइड से जा सकते हो, जस्ट अ प्रोपोर्शनल मेथड। ध्यान से देखो टाइप 4 को और नोट डाउन करो फटाफट से। टाइप 4 को सारे बच्चे देखेंगे और नोट डाउन करेंगे, टाइप 4। इसके बाद बस एक और टाइप बचा है, फिर हो गया। फिर हम लोग बाकी के पोर्शंस देखेंगे। हमको कंप्लीट रिपोजिशन देखना है, पार्शियल रिपोजिशन देखना है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में उससे। हो गया जी बच्चों, यस। चलो लास्ट टाइप में आ रहे हैं हम, टाइप 5 में। देखो क्या बोल रहे हैं, कैश प्राइस नहीं दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं दिया है, बस इंस्टॉलमेंट का अमाउंट आपको क्वेश्चन ने दे दिया है। तो प्रिंसिपल इज सेम इन ईच इंस्टॉलमेंट, ये हमारी एजम्पशन रहती है इस वाले केस में, क्योंकि हमको ना ही कैश प्राइस देके रखा है ना ही रेट ऑफ इंटरेस्ट देके रखा है। तो हम सिंपली एज्यूम कर लेते हैं कि प्रिंसिपल हमारा सेम रहने वाला है हर इंस्टॉलमेंट में। और एक बार मैं आपको टाइप 1 दिखाना चाहता हूँ। टाइप 1 आप देखोगे जिस केस में हमारा प्रिंसिपल जो है वो सेम रहता है, तो उसमें आप जरा इंटरेस्ट में नजर डालना। आपको इंटरेस्ट एक मस्त रेशियो बनाता हुआ दिख रहा है, और वो रेशियो क्या है 4:3:2:1 दिख रहा है आपको। जब भी आपका प्रिंसिपल का अमाउंट इक्वल होता है तो आपका जितना साल है उतने साल का रेशियो बन जाता है। जब भी आपका प्रिंसिपल का अमाउंट सेम होता है तो जितना साल है उतने साल का आपका रेशियो बन जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्योंकि हम एज्यूम करते हैं कि हमारा प्रिंसिपल सेम है हर साल, तो मेरे को जो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट दिया रहता है, जो यहाँ दिया हुआ है देखो 3780 दिया हुआ है, 3490 दिया हुआ है और 3200 दिया हुआ है, तो हम इसको एज्यूम कर लेते हैं कि इसके अंदर प्रिंसिपल का सेगमेंट सेम है। तो पक्का इसका जो इंटरेस्ट है वो 3:2:1 में होगा, है ना। पहले साल का 3, दूसरे साल का 2, तीसरे साल का 1। अच्छा, इसको सबसे पहले साल को हम लोग फर्स्ट रैंक पे क्यों रखते हैं, सबसे ज्यादा इंटरेस्ट क्यों लेते हैं, क्योंकि आप भी सोचोगे, कॉमन सेंस लगाओगे कि पहले साल आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस सबसे बड़ा रहता है, तो इसलिए उस साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सबसे बड़ा आता है। तो इसलिए फर्स्ट ईयर को सबसे बड़ा एलोकेशन मिलता है 3 का। 3 साल है तो 3:1, 4 साल है तो 4:3:1, 5 साल है तो 5:4:3:1, कुछ इस प्रकार से करना है। अब ये बातें तो बेटा दुनिया से नहीं छुपी, भगवान से नहीं छुपी, हमसे नहीं छुपी, बच्चे बच्चे को पता है कि हमारा जो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट होता है वो बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट के। बोलो हाँ, यस। तो यहां पर भी मैं लिखता हूं प्रिंसिपल, क्योंकि हमको पता नहीं, प्लस 3i लिखूंगा, 3 इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस 2i, क्योंकि यहाँ 3 साल है तो 3:1, प्रिंसिपल प्लस i 1i। अब क्या करो, कोई भी दो इक्वेशन को साइमल्टेनियस सॉल्व कर दो, कोई भी दो, तो इन्हीं दोनों को सॉल्व कर लो। तो 3780 इज इक्वल टू p प्लस 3i माइनस 3490 इज इक्वल टू p प्लस 2i। तो p कट जाएगा, 3780 माइनस 3490, तो ये आ गया बेटा 290 इज इक्वल टू 3i माइनस 2i होता है i। तो इंटरेस्ट मेरे को मिल गया 290। जैसे ही मेरे को इंटरेस्ट मिला, किसी भी एक इक्वेशन में डाल के प्रिंसिपल निकाल लो। तो यहां पर अगर मैं डाल दूं इंटरेस्ट का अमाउंट, तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा 3200 माइनस 290 इंटरेस्ट, तो ये आ रहा है बेटा 2910। मेरे को मिल चुका है प्रिंसिपल। आपको क्वेश्चन कैश प्राइस निकालने बोलेगा, तो 1 साल का प्रिंसिपल मिल गया है, 3 साल का प्रिंसिपल कैसे निकालोगे बेटा, हर साल का प्रिंसिपल सेम है, हमने एज्यूम किया है, तो 3 साल का प्रिंसिपल निकालोगे 3 से मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ फटाफट से लिखो कैश प्राइस इज इक्वल टू 2910 इंटू 3 साल है तो 3 से मल्टीप्लाई करो, प्लस जो भी आपने डाउन पेमेंट की थी, क्योंकि डाउन पेमेंट भी कैश प्राइस का हिस्सा होता है। डाउन पेमेंट क्वेश्चन दे के रखा है,
2910 इंटू 3 प्लस 10,000, तो ये आएगा बेटा 18,730। दिस इज द कैश प्राइस जो आपको क्वेश्चन निकालने बोलेगा। बहुत इजी टाइप का क्वेश्चन होता है। फटाफट से एक बार और बताता हूँ, कैश प्राइस भी नहीं दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं दिया हुआ है, इंस्टॉलमेंट का अमाउंट बस दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में। तो आप एज्यूम करोगे कि हर साल की प्रिंसिपल क्या है, सेम है। आपको इंस्टॉलमेंट का अमाउंट दिया रहेगा, आपको क्या करना है, 4 साल दिया है तो 4321, 5 साल दिया है तो 54321, 3 साल दिया है तो 321। इस प्रकार से आपको इंटरेस्ट का रेशियो एज्यूम कर लेना है, इंटरेस्ट का आपका रेशियो। और आपको सिंपल फॉर्मूला लगाना है, इंस्टॉलमेंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस 3i, प्रिंसिपल प्लस 2i, प्रिंसिपल प्लस 1i, एज द केस में भी। और सॉल्व करके आपको प्रिंसिपल का अमाउंट निकाल लेना है, और फिर आपको क्वेश्चन कैश प्राइस बोलेगा तो वो निकाल लोगे। तो ये आप लोग फटाफट से नोट डाउन करोगे। टाइप 5 आपका आपका जब टाइप 5 हो गया है, तो इसके बाद मैं फटाफट से आपको लेके चलता हूं अकाउंटिंग में, जहां पर मैं आप लोगों को इंटरेस्ट वाला मेथड नहीं बताने वाला हूं, जहां पर पहले ही साल आप पूरा इंटरेस्ट बुक कर लेते हो और हर साल फिर इसको धीरे धीरे करके वो कर रहे हो, क्योंकि वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। बट आप गो थ्रू जरूर कर लेना एक बार, मैं ये बता देता हूँ, क्योंकि मैं नहीं करवा रहा हूँ तो मैं आपको बोलूंगा, उसकी अकाउंटिंग आप देख लेना। कैश प्राइस और सेल्स मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि यही एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है। तो हायर वेंडर की बुक में, हायर परचेजर की बुक में क्या एंट्रीज होती है बेटा, जब एग्रीमेंट होता है हायर परचेज का, तो हायर वेंडर अपनी बुक में एंट्री पास करता है, हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू हायर परचेज सेल्स अकाउंट। वो डिनोट करता है कि मैंने जो सेल्स किए वो हायर परचेज बेसिस पे है। साथ के साथ हायर परचेजर बोलता है कि मेरे पास एसेट आ गया, तो एसेट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट। ठीक है, फिर उसके बाद डाउन पेमेंट होगी, तो डाउन पेमेंट के टाइम में पैसा मिलेगा एक जन को और एक जन पैसा दे रहा है, तो जिसको पैसा मिलेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर, क्योंकि उससे मिल रहा है। ये क्या एंट्री पास करेगा, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, हायर वेंडर को मैं पेमेंट कर रहा हूँ। फिर एक दिन आएगा जिस दिन इंस्टॉलमेंट देना होगा, तो इंस्टॉलमेंट देने के पहले आपको करना है इंटरेस्ट को ड्यू। इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री क्या होगी, इसके लिए भाई साहब इनकम है, इसके लिए एक्सपेंस है, तो इसके लिए इनकम है लिखेगा हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, इसके लिए एक्सपेंस लिखेगा इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट। फिर कर देंगे दोनों इंस्टॉलमेंट की पेमेंट, तो इसको मिलेगा, मतलब एक को मिलेगा एक जन देगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर। अब ये हायर परचेजर में आपका प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट का अमाउंट रहेगा, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, डेप्रीसिएशन के दिन आएंगे, तो डेप्रीसिएशन सिर्फ वही बंदा पास करेगा जिसका एसेट है, तो भाई साहब किसका एसेट है, हायर परचेजर का एसेट है, तो वो लिखेगा डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। ठीक है, ये कोई एंट्री पास नहीं करेगा। फिर जब ट्रांसफर एंट्रीज होगी लास्ट में, तो ये पहले ट्रांसफर करेगा अपने इंटरेस्ट को, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल, क्योंकि इनकम है तो पीएनएल के क्रेडिट साइड आएगी, और इसके लिए डेप्रीसिएशन और इंटरेस्ट दोनों एक्सपेंस था, तो ये पीएनएल के डेबिट साइड कर देगा कौन, हायर परचेजर। इसके अलावा हायर वेंडर एक और ट्रांसफर करेगा, हायर परचेज की जो सेल्स थी उसको ट्रेडिंग में ट्रांसफर करेगा, तो हायर परचेज सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। और इतनी एंट्रीज तुम्हारी के साथ तुम्हारा क्वेश्चन जो है वो समाप्त हो जाएगा। इसमें एडिशनल हो सकता है रीपोजेशन वाला, पर रीपोजेस के टाइम पे जनरली लेजर अकाउंट बनाने आता है क्वेश्चन में, तो उसका मैंने लेजर अकाउंट में कवरेज दिया है। बाकी फटाफट से एक बार लेजर भी देख लेते हैं। इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर, हायर वेंडर की बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनती है, तो जैसे ही हम एसेट परचेज करते हैं, तो यहाँ पर देखो एसेट, यहाँ क्रेडिट आ गया, एसेट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट। फिर हमने डाउन पेमेंट की, तो हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। फिर जिस दिन इंस्टॉलमेंट देना था उस दिन इंटरेस्ट ड्यू किए, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट। और फिर हमने पेमेंट कर दी, तो पेमेंट जब हम लोग करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आप टू बैंक लिखोगे या पेमेंट के लिए, मतलब टू बैंक इज द कॉमन एंट्री फॉर डाउन पेमेंट फॉर पेमेंट्स, जो भी सारी पेमेंट्स होगी यही हर साल की कहानी हो जाएगी। बैलेंस कैरिड डाउन, फिर ब्रॉड डाउन, इंटरेस्ट ड्यू पेमेंट, इंटरेस्ट ड्यू पेमेंट, बस। एसेट अकाउंट बहुत सिंपल है, हायर वेंडर से डेबिट होगा, बैंक से डेबिट नहीं होगा, क्योंकि हमने हायर वेंडर के नाम से एसेट लेके आया है। डेप्रीसिएशन बैलेंस, बैलेंस डेप्रीसिएशन बैलेंस, सिंपल। और इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर, तो हायर वेंडर की बुक में आप हायर परचेजर का अकाउंट बनेगा, और हायर परचेजर के अकाउंट में सबसे पहले एंट्री पास करेगा हायर परचेज सेल की, हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू हायर परचेज सेल्स अकाउंट। फिर उसको क्या मिल जाएगा, डाउन पेमेंट मिल जाएगा। फिर वो इंटरेस्ट ड्यू करेगा, हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, मतलब जो जर्नल एंट्री में पड़ गया है वही कहानी है। फिर उसको इंस्टॉलमेंट मिलेगी, और ये भी हर साल यही कहानी कंटिन्यू रखेगा। मेन टॉपिक तुम्हारा आ रहा है रीपोजेशन का, तो बेटा रीपोजेशन ना दो टाइप का हो सकता है, या तो हो सकता है कंप्लीट रीपोजेशन, मतलब आप पेमेंट नहीं कर रहे हो, आपने हायर परचेज से सामान परचेज किया है बट आप पेमेंट नहीं कर रहे हो इंस्टॉलमेंट की, तो अब मेरे पास क्या ऑप्शन बच रहा है कि मैं अपना सामान आपसे ले लूं, मैं अपना सामान क्या करूंगा, आपसे ले लूंगा, यही ऑप्शन बच रहा है क्या मेरे पास, हाँ जी।
तो मैं अपना सामान आपसे ले जा सकता हूँ, बट हो सकता है मैंने आपको एक से ज्यादा सामान बेचा, लेट से 10 ट्रकें बेची है या 10 मशीनरी बेची है, तो अब आप रिक्वेस्ट करोगे कि प्लीज आप पूरा मैं मत लेके जाओ, थोड़ा छोड़ दो ताकि मैं ऑपरेशन से पैसा कमा के आपका पैसा पे कर सकूं। पूरा ले जाओगे तो मेरा धंधा बंद हो जाएगा, कैसे कर रहे हो आप? तो हो सकता है कि मैं आपसे आधा ही सामान लेके जाऊं, पर हो सकता है मैं आपकी बात ना सुनूं और मैं आपसे पूरा सामान ले जाऊं। तो दो केसेस हो सकते हैं, एक हो सकता है कंप्लीटली मैं आपसे सामान छीन के ले जाऊंगा बिकॉज ऑफ डिफॉल्ट इन पेमेंट्स, और मैं आपसे आधा पौना सामान लेके जाऊंगा बिकॉज ऑफ डिफॉल्ट इन पेमेंट। मैंने यहाँ पर एक चीज हाईलाइट की है, येलो हाईलाइटर का मतलब है हायर परचेजर की बुक्स और ग्रीन हाईलाइटर का मतलब है हायर वेंडर की बुक्स। आ रही बात समझ? तो पहले हम कंप्लीट रिपोजिशन का केस देखते हैं जो कि ज्यादा इजी है और जनरली एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो हायर वेंडर का अकाउंट बनेगा हायर परचेजर की बुक में और एसेट का अकाउंट बनेगा। बहुत सिंपल है, देखो हायर वेंडर क्या करेगा, हर साल जैसे वो पेमेंट लेके जाता है, बाय बैलेंस होता है, इंटरेस्ट एक्यूमुलेट होता है, इंटरेस्ट की एंट्री पास होती है और वो टू बैंक करके पेमेंट ले जाता है। तो इस बार टू बैंक करके पेमेंट नहीं, इस बार टू एसेट करके वो एसेट ही ले गया अपने साथ। क्या कर गया? एसेट ले गया। ऐसी एसेट अकाउंट के अंदर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन हुआ, जो भी डेप्रीशिएशन था इस साल का वो पड़ा, और इसके बाद हायर वेंडर आया और मेरे से एसेट ले गया। तो बाय हायर वेंडर, जैसे सोचो ना डेप्रीशिएशन चैप्टर में जैसे तुम बाय बैंक लिखते हो एसेट चले जाता है, वैसे यहाँ बाय हायर वेंडर करके एसेट चला गया। अब ये जब एसेट गया तो हो सकता है कुछ बैलेंसिंग फिगर बच जाए। आपको लेट से एक अमाउंट दिया हुआ है, 1 लाख रुपए का बैलेंस था, 10,000 का डेप्रीसिएशन था, और ये जो हायर वेंडर है इसने एसेट को 50,000 का वैल्यू करके लेके गया है, बोला मैं तो 50,000 में लेके जाऊंगा। तो बेसिकली आपका 1 लाख का एसेट का 60,000 कट गया, यानी कि 40,000 का आपका क्या हो गया? लॉस हो गया, लॉस ऑन रिपोजिशन। तो अगर लॉस होगा तो क्रेडिट साइड और प्रॉफिट होगा तो डेबिट साइड, जैसे हम लोग डेप्रीसिएशन चैप्टर में करते हैं वैसे ही से लॉस ऑन रिपोजिशन, प्रॉफिट ऑन रिपोजिशन। क्लियर है? यस। और हायर वेंडर अपनी बुक्स में क्या एंट्री पास करेगा? हायर परचेजर और गुड्स रिपोजिस, दो अकाउंट बनाएगा। हायर परचेजर की बुक्स में जो भी उसका बैलेंस था वो लिखेगा और इंटरेस्ट को क्या करेगा? ड्यू करेगा। इंटरेस्ट को हर साल ड्यू करता है, इस साल भी ड्यू करेगा। और इंटरेस्ट ड्यू करने के बाद अब जैसे उसको हर साल पेमेंट मिलती, बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर, उसको हर साल पेमेंट मिलती है, इस बार पेमेंट नहीं मिलेगी, इस बार भाई साहब ने पूरा पूरा गुड्स उठा के लिया अपने साथ, तो बाय गुड्स रिपोजेस्ट अकाउंट। अब बच्चे बोलेंगे भैया एसेट लिखो, एसेट लिखो, गुड्स क्यों लिख रहे हो? तू जिस बिजनेस में काम कर रहा है, तू जिस चीज का बिजनेस कर रहा है, तेरे लिए वो एसेट नहीं, तेरे लिए वो गुड्स है, तेरे लिए वो क्या है? गुड्स है। तो ये हो गया बाय गुड रिपोजेस। अब इसमें भी उसको प्रॉफिट या लॉस हो सकता है, तो प्रोवाइडेड वो दिखाएगा जो भी उसका प्रॉफिट या लॉस का अमाउंट आ रहा होगा। बहुत रेयर केस में ये वाला पीएनएल आता है वैसे, ठीक है। बाकी गुड्स रिपोजेस अकाउंट में आता है पीएनएल, तो गुड्स रिपोजेस अकाउंट वो बनाएगा जहां पर वो अपनी बुक को जो अपने गुड्स लेके आया उसको उतारेगा यहाँ पर। अब हो सकता है क्योंकि ये गुड्स पुराने हो गए हैं, ये गुड्स यूज हो गए, तो उसमें कुछ रिपेयर्स कराना पड़ेगा क्योंकि पुराने गुड्स जल्दी से कोई खरीदता है नहीं। अब जैसे समझो सेकंड हैंड कार तुम बेच के आते हो, तो जो सेकंड हैंड कार खरीदता है ना वो उसको पॉलिश वॉलिश कराता है, अच्छे से वॉशिंग कराता है, रिपेयर कराता है, फिर जाके वो कोई खरीदने के लिए रेडी होता है। तो कुछ रिपेयर्स का खर्चा करेगा इस एसेट के ऊपर, ठीक है। और इसके बाद फाइनली भाई साहब इसको बेच देंगे। अब जब ये भाई साहब इसको बेचेंगे तो उस टाइम पे इसको प्रॉफिट या लॉस पक्का होगा, तो प्रॉफिट ऑन सेल या लॉस ऑन सेल एज द केस में भी। और हो सकता है कि सारा सामान ना बेचे तो कुछ आपका बैलेंस भी बच जाए, हो सकता है पूरा पूरा ना बेचे, कुछ ना कुछ बैलेंस बच जाए। तो ये तुम्हारा कंप्लीट रिपोजिशन का केस था। अब आते हैं पार्शियल रिपोजिशन में। तो पार्शियल रिपोजिशन का मतलब होता है बेटा आधा पौना रिपोजिशन, पूरा पूरा सामान नहीं लेके गया, कुछ लेके गया। तो अभी इस सिचुएशन में भी देखो हायर परचेजर अपनी बुक्स में दो अकाउंट बनाएगा, हायर वेंडर अकाउंट और एसेट अकाउंट, ठीक है। अब समझना, जैसे आपका बैलेंस आता है वैसे बैलेंस आएगा, जो इंटरेस्ट ड्यू होता है वो इंटरेस्ट भी ड्यू होगा, ठीक है। और जितने की वैल्यू में वो एसेट लेके जा रहा है, कौन? हायर वेंडर एसेट लेके जा रहा है, उतने की वैल्यू यहां पर लिखा जाएगी और बची हुई वैल्यू यहां लिखा जाएगी। बट समझना इस वैल्यू का कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो उस कैलकुलेशन के लिए आपको क्वेश्चन सेपरेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, जहां पर कुछ इस प्रकार से बताएगा कि मान लो आप अपना डेप्रीशिएशन 5% से मारते हो, ठीक है, पर हायर वेंडर बोलेगा भाई तू क्या धज्जियां उड़ा दिया मेरे एसेट की, भाई कितनी खच्चर हालत है इसकी, मेरी कार की पूरी बैंड बजा दिया, आगे पीछे बोनट वोनट सब टूट गया है, धूल हुआ पड़ा है, कांच टूट गया, ये वो। तो मैं नहीं 5% से मैं 10% डेप्रीशिएशन चार्ज करूंगा और फिर लेके जाऊंगा जो भी वैल्यू आ रही होगी। तो सेम चीज, जैसे मान लो 1 लाख का एसेट था ऑन द डेट ऑफ परचेज, तो तुमने डेप्रीशिएशन 5% से चार्ज किए, बट सामने वाला 10% से चार्ज करके लेके जा रहा है, तो तुम्हारी वैल्यू कुछ डिफरेंट आ रही होगी। और उसकी वैल्यू चलो अभी के लिए एसएलएम ही मान लेते हैं, डब्ल्यूडीवी मानेंगे तो टाइम लग जाएगा कैलकुलेट करने में। तो ये देखो उसके अकॉर्डिंग तुम्हारा एसेट की वैल्यूएशन 90,000 है, किसके अकॉर्डिंग? हायर परचेजर के अकॉर्डिंग। बट हायर वेंडर के अकॉर्डिंग, हायर वेंडर बोला मैं 10% से चार्ज करूंगा, हायर वेंडर के अकॉर्डिंग तुम्हारी एसेट की वैल्यू 80,000 आ रही है।
तो वो बोला मैं तो 80,000 में लेके जाऊंगा, मैं 90 में नहीं लेके जाऊंगा, मैं 80 में लेके जाऊंगा, 80 से तेरा लायबिलिटी कम करूंगा, 90 से नहीं करूंगा। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, लॉस ऑन रीपोजिशन हो गया, कितने का, 10,000 का, 10,000 का लॉस ऑन रीपोजिशन हो गया। तो वो 80,000 में लेके जाएगा एसेट को, तो वो एसेट में लिखेगा कितना, 80,000 लिखेगा यहाँ पर। और तुम लिखोगे लॉस ऑन रीपोजिशन, क्या लिखोगे, लॉस ऑन रीपोजिशन। ये देखो कहाँ है, ये देखो लॉस, तो आप लिखोगे बेटा लॉस ऑन रीपोजिशन। और वैसे ही प्रॉफिट भी हो सकता है, कभी कभी सिचुएशन में क्या हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है। और बाकी जो आपका बैलेंस आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अकॉर्डिंग जो भी बैलेंस आएगा बचे हुए एसेट का, वो आप लिख दोगे। ये इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, इसके लिए कोई वो नहीं है। जो भी आपका बैलेंस है हायर वेंडर का वो आप लिखोगे, और जो भी आपका बैलेंस एसेट का है वो भी आप लिख दोगे। इसके लिए कोई कैलकुलेशन नहीं है, ठीक है। इसका भी जो भी बैलेंस आएगा डेप्रीशिएशन कटेगा, जो भी वैल्यू में हायर वेंडर लेके जाएगा, प्रॉफिट या लॉस। और फिर आपकी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स की जो भी बैलेंस आ रही होगी एसेट की जो भी बैलेंस आपके नॉर्मल डेप्रीशिएशन के रेट से जो आती है, आप वही लिख लोगे। नहीं पता आज मेरे कैमरे को क्या हो रहा है, टकवटक जा रहा है, ठीक है, ओके। और फिर उसके बाद फाइनली हायर वेंडर की बुक में हायर परचेजर का अकाउंट बनेगा, जहां पर वही बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा। जो भी गुड्स रिपोजेस लेके आएगा, इंटरेस्ट तो ड्यू होगा ही होगा, वो तो कोई डाउट ही नहीं है। जितने भी अमाउंट में गुड्स को रिपोजेस करके लेके आएगा, और बच्चा हुआ बैलेंस कैरेट डाउन हो जाएगा। बैलेंस कैरेट डाउन इसीलिए आएगा क्योंकि उसने आधे पौने गुड्स लेके आए। बाकी जो आपका गुड्स रिपोजेस का अकाउंट है वो सेम बनेगा जैसे आपके प्रीवियस केस में बन रहा था। तो रिपोजेशन का केस आपका कुछ इस प्रकार से होगा। आपको स्पेशल अपना फोकस लगाना है एसेट रिपोजेस वाले कैलकुलेशन पे, जहां पर ये जो कैलकुलेशन है वो हायर परचेजर कर रहा होगा अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, अकॉर्डिंग टू माई डेप्रीसिएशन रेट, अकॉर्डिंग टू हायर वेंडर्स डेप्रीसिएशन रेट। और दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो प्रॉफिट या लॉस ऑन रिपोजिशन होगा। क्लियर है, यस। तो इसके साथ बेटा तुम्हारा हायर परचेज पूरा रिवीजन कंप्लीट होता है। मेजरली तुम्हारे जो कॉन्सेप्ट है वो कैलकुलेशन से रिलेटेड ही है, कि ये जो कैलकुलेशंस होती है 5 टाइप्स की वो कैसे होती है। इसके अलावा अकाउंटिंग एक मेजर पोर्शन आता है, और उसमें भी मैं बोलूंगा 2 ही मेजर पोर्शन है, एक वो 5 टाइप की कैलकुलेशन और एक रिपोजिशन, उसमें भी पार्शियल रिपोजिशन। तो पार्शियल रिपोजिशन आपको अच्छे से रिवाइज कर लेना है, जो कि हो गया होगा अभी, और आपका वो 5 टाइप, दैट्स इट, ठीक है। तो बस अब यहीं पर लेक्चर को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। लाइक कर देना, कमेंट करके जाना वीडियो में, ठीक है। चलो, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।